नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। बड़ी हैरान कर देने वाली एक खबर लेकर आज संजय सर आए हैं। हैरान कर देने वाली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 फैसले अजीबोगरीब सुनाए और आज 2 जजों का मामला। शायद आप भूल गए होंगे, वैसे याद आ जाएगा। नोट की बात करते ही तुरंत याद आ जाता है कि वो नोट सबकी जरूरत होती है। तो जिन जज साहब के आवास पर जले हुए नोट पाए गए, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा, भाई वर्मा जब दबाव बना तो फिर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिसमें शेखर यादव का मामला पहले से प्रस्तावित पेंडिंग था। बड़े घटिया शब्दों का प्रयोग किया। हम उन शब्दों से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको याद दिलाएंगे कि कठमुल्ला शब्द का उन्हीं ने प्रयोग किया। हालांकि उससे पहले भाजपा के एक सांसद सदन में कर चुके थे। जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो जज साहब ने सोचा मेरा ही क्या बिगड़ जाएगा। जब गलत शब्द बोलने पर किसी को सजा नहीं होती है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जज साहब को कोई सजा सुना दी जाए। चुने हुए जनप्रतिनिधि को सजा नहीं हुई, लोकसभा अध्यक्ष ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उनके खिलाफ नहीं उठाएंगे। क्योंकि हिरार्की जो होती है अधिकारियों की, जजों की, वो होती तो ऐसी है कि अध्यक्ष, इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। बड़े नोटिस उठे थे, लगा कुछ होगा, थोड़ी तो कुछ होगी। उसके बाद लगभग शायद मुझे लगता है कि ये तीसरे चीफ जस्टिस भी आ गए। संजीव खन्ना रह लिए, उसके बाद गवई साहब रह लिए, और अब ये आ गए। मामला वो चंद्रचूड़ साहब के शायद सामने का था, जहां तक मेरा अनुमान है। अब आखिर इन दोनों जजों में फंसा कौन रहा है? एक को फंसा रहा है, एक को बचा रहा है। और ये खेल कौन रहा है? सरकार खेल रही है, जुडिशरी खेल रही है, या फिर कानून मंत्रालय खेल रहा है? कोई तो खेल रहा है। और हमारे यहां खेल के पैसे हैं। आज आपने देखा कल कि ममता बनर्जी का जो चुनाव कार्यालय, एक तरीके का जो आईटी विभाग है, उसके हेड के यहां छापा पड़ता है और उस कार्यालय पे जरूर पड़ता है जिस कार्यालय से ममता बनर्जी का पूरा ये कार्यक्रम संचालित होता है। ममता बनर्जी भागती हैं क्योंकि उसमें उम्मीदवारों की सूची है, किसको टिकट मिलेगा, किसको जाएगा, पूरी अपनी तैयारी कर रही हैं। अप्रैल में चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों को लेके हम जाएंगे और क्या क्या हमें ऐलान अभी जल्दी में कर रहे हैं, तो घुस जाती हैं। चूंकि वो महिला है, अधिकारी बहुत देर रोक नहीं पाए। अच्छा, उन्हें जानते भी है, तेज तर्रार है, तो घुसी अंदर और वो सब फाइलें लाद लाई गाड़ी में और कुछ कांख में दबा लाई। पहली बार उन्होंने नॉटी होम मिनिस्टर ये शब्द कहा है। वीडियो सामने है, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया है पूरा एक, आप चाहें तो दर्शक देख सकते हैं। जब ये कंडीशंस बन जाती है देश में, उसके बाद ट्रंप चचा कह रहे हैं कि हम तुम्हें हर मौके पर जलील करेंगे। 72 घंटे में 3 बार बेइज्जत कर दिया। 72 घंटे में 3 बार। पहले 63 बार वो बोल चुके हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई में बड़ा बुरी स्थिति में हम गुजर रहे हैं, और हम कहते हैं कि विश्व गुरु तो हम बनकर मानेंगे जब तक भारत का एक एक नागरिक हमारे साथ खड़ा है। रूस समझ नहीं रहा, चाइना राम राम लेने को तैयार नहीं है, और ट्रंप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे सर प्लीज। तो अब जज साहब की कौन पूछेगा? किसे फुर्सत है मीडिया की? फॉलो अप स्टोरी होती थी, या फॉलो अप स्टोरी मर गई है, तब से कोई पता नहीं कौन जिंदा है, कौन गायब है, कौन लापता है। अगर फॉलो अप होता तो ना तो माल्या भाग पाते, ना जो मोदी सरनेम के लोग भाग गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम मोदी है, तो पता लगे कोई और नया बवाल हो जाए। तो मोदी सरनेम के लोग जो भागे वो नहीं भाग पाते। लेकिन संजय सर, इन दोनों जजों में खेल कौन खेल रहे हैं? बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो आइए बताते हैं, देखते हैं क्या है पूरा मामला। मैं जो अखबारों में खबर छपी है उसी पे मैं बात कर रहा हूं, और अदालती फैसलों पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, खतरा हो सकता है। लेकिन
हम लोग पंच परमेश्वर की कहानी पढ़कर बड़े हुए हैं और वैसे भी अदालत के सम्मान का मामला होता ही है, लेकिन हम यह भी मानते रहे हैं कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। जब न्याय की देवी की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है तो कुछ चर्चा बनती है। इसलिए आज लगातार दूसरे दिन मैं अदालती मामलों की बात कर रहा हूं। कल हम लोगों ने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले चौंकाने वाले थे। जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद तथा शर्जील इमाम पर यूपीए के तहत आतंकवादी गतिविधियों के लिए मुकदमा चल रहा है और 5 साल से जेल में होने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिली। दूसरी ओर एमटेक मतलब पैसा वाला कंपनी, एक पैसे वाले का मामला है और एमटेक की कंपनी है जिसके चेयरमैन अरविंद धाम, माने नाम भी अरविंद धाम है, पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उन्हें 16 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई। पुराना मामला है। कल मैंने कहा था कि अखबारों की खबरों के अनुसार गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 43D(5) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत के प्रावधान दोनों में एक जैसे हैं। दोनों में कहा गया है कि अगर यह मानने के उचित आधार हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप पहली नजर में सही है तो आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। कानून के अनुसार बेगुनाही साबित करने की शर्त आरोपी पर होती है। फिर भी दोनों मामलों में 2 तरह के फैसले और 2 तरह के तर्कों की बात हम कर चुके हैं। आज 2 जजों के खिलाफ 2 तरह के मामलों में 2 तरह की कार्रवाई की बात करनी है। कार्रवाई सरकार कर रही है या संसद में हो रही है। मैं कानून का आदमी नहीं हूं, मैं खबरों के आधार पर बात कर रहा हूं और मेरी बात कानूनी नजरिए से नहीं, आम समझ के आधार पर है। इसीलिए है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। जब यह आम आदमी के लिए कहा जाता है तो जजों के मामलों में भी होना चाहिए, और जजों के मामले में नहीं होगा तो क्या 2 तरह के फैसले नहीं आएंगे? यह इसलिए भी जरूरी है कि सीबीआई के जज BH लोया की संदिग्ध मौत की जांच नहीं हुई और जांच की मांग तथा नहीं कराने के लिए लंबा मुकदमा चला। मैं तो समझता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार इसीलिए गिराई गई और हर जुगत कर चुनाव जीता गया ताकि वो मामला अपना दबा रहे, ठंडे बस्ते में पड़ा रहे। लेकिन वो अलग मामला है, उसको अभी रहने देते हैं। उस पर जब बात होगी तो होगी, उस पर किताब है, वो अलग मामला है। जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच नहीं कराने के लिए यह दलील दी गई थी कि जब जज लोया की मौत हुई तब वे साथी जजों के साथ थे और साथी जजों की कोई शिकायत शंका नहीं है, यानी जजों की बात मानी गई। और जजों ने कहा, इसलिए जज कह रहे हैं, साथी जज है कह रहे हैं, इसलिए ठीक है, जांच की जरूरत नहीं है। और वो मान लिया गया कि वो सामान्य मौत था, उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने कहा कि उनके घर के बाहरी हिस्से में आग लगने पर जो नोट जले वो उनके नहीं थे और उन्हें नहीं पता कि किसने रखे थे, तो इसे नहीं माना गया। अब जज जब अपने बारे में कह रहा है तो नहीं माना जा रहा है, जज दूसरे के बारे में कह रहा है कि मैं जानता हूं कि सामान्य मौत है, उसको किसी नहीं माना तो वो मान लिया गया। जज ही है, दोनों जज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2 तरह के मामले दिखाई दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। और कल के अखबारों में इससे संबंधित खबर थी और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को मणिपुर के हिंसा से जोड़ने वाले 48 मिनट के पूरे ऑडियो की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। मणिपुर की हिंसा आप जानते हैं, इससे मुख्यमंत्री का ही संबंध होने की शिकायत है और इससे संबंधित लीक हुए ऑडियो पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। जबकि दिल्ली दंगे के लिए गिरफ्तार उमर खालिद और शर्जील इमाम को 5 साल से भी ज्यादा समय से जेल में रहने के बावजूद जमानत नहीं मिली। साजिश, हिंसा, नुकसान के मामले में दिल्ली दंगे की तुलना मणिपुर से तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकारी और अदालती कार्रवाई का यह अंतर तो है ही है। कल एक खबर यह भी थी कि जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पहले के मामले नहीं निपटे हैं। एक तो कन्हैया का ही मामला है और वीडियो की जांच सत्यता का मामला लटका हुआ है, उसकी जांच होनी है या पुष्टि होनी है, जो कुछ भी था उस पर कार्रवाई होनी है, अभी तक चल रहा है। फिर नकाबपोश हमला हुआ था जो दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी थी। नकाबपोश जो लड़की थी उसकी पहचान हो गई थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कोई नहीं जानता। और अब ये तीसरा मामला जेएनयू प्रशासन ने दर्ज किया है या करवाया है। तो सब मिलाकर जो पूरा मामला है, आपने फॉलोअप की बात की, तो जेएनयू जमानत जनवरी 5 जांच और जेबी राजनीति, इस पर एक अच्छी रिपोर्ट हो सकती है।
अब तो कोई करता नहीं है, पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प स्टोरी होगी कि जेएनयू में क्या चल रहा है। सब ज है। अब खबर होती है कि उमर खालिद की फीस कौन देता है। ये बड़ी चिंता है लोगों को कि उमर खालिद की फीस कौन दे रहा है। और यह चिंता तब नहीं की गई जब जज लोया का मामला चल रहा था, और तब जब मुकदमे चल रहे थे तब कौन फीस दे रहा था, इसकी चिंता तब नहीं होती थी, अब हो रही है। फीस तो तब भी दी गई होगी, और कायदे से मुकदमे की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। और अगर किसी की मौत हुई है, परिवार को या किसी को शक है, तो जांच करा देने में हर्ज क्या होता है। हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाता है कि जांच हो गई। जांच से कौन डरता है या कोई क्यों डरेगा, बात साफ है। और कौन उसको रोकने की कोशिश करेगा, सब समझने की बात नहीं, लेकिन रोकी गई। और यहां जांच जरूरी है, उस पर आता हूं। न्यायमूर्ति वर्मा की खबर अखबार में छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जज को हटाने के प्रस्ताव के लिए संयुक्त जांच पैनल जरूरी है। खबर के अनुसार जस्टिस वर्मा लोकसभा में पद से हटाने के प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं। अदालत ने उनसे पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनके घर पर पैसे मिलने के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने से उन्हें क्या नुकसान हुआ। उन्होंने दलील दी है कि यह राज्यसभा के चेयरमैन से सलाह करके किया जाना चाहिए था। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, मैंने उनकी तरफ से कहा अदालत में, कि जजों की जांच अधिनियम 1968 के अनुसार अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन पेश किया जाता है, तो जांच कमेटी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन, राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जानी चाहिए। इस मामले में स्पीकर ने एक तरफा कमेटी बना दी है, माने जस्टिस वर्मा के केस में। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव महाभियोग, खामियों, अंग्रेजी में उसके लिए डिफेक्ट्स लिखा है, के कारण राज्यसभा में स्वीकार नहीं किया गया। खबर के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ने 12 अगस्त 2025 को इस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्णय किया था, जब ऐसा ही एक प्रस्ताव राज्यसभा में लंबित था। कल ही द हिंदू में खबर थी इसी मामले में, अलग अलग अखबारों के अलग अलग खबर, अलग अलग शीर्षक। उसका शीर्षक लोकसभा अध्यक्ष के बारे में न्यायमूर्ति वर्मा के दावों से असहमत है सुप्रीम कोर्ट। जज का मामला है, तब सुप्रीम कोर्ट असहमत है, कह रहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष ने ठीक किया वगैरह वगैरह। तो वो सब चल रहा है और दिलचस्प है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति वर्मा के घर पर नोटों का जखीरा मिलने की खबर पर कार्रवाई तो जरूर हो रही है, लेकिन इस बात की जांच नहीं हुई कि पैसे कहां से आए, और अगर न्यायमूर्ति वर्मा के थे तो उन्हें किन मामलों में कब कैसे मिले होंगे। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा है कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं है, यानी पैसे उनके नहीं है। लिहाजा संभव है कि किसी ने पैसे रखवाए, पैसा आउट हाउस में रखा हुआ था, मैंने घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में जहां आग लगी जहां मिला, तो संभव है कि किसी ने रखवाया। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन इस संभावना की जांच तो होनी चाहिए कि कोई रख तो नहीं दिया और आग लगवाया तो नहीं दी, इनको बदनाम तो नहीं कर दिया। खास करके तब जब कार्रवाई इन पर हो रही है, और कार्रवाई अगर जजों पे समान रूप से सब पर होनी चाहिए तो जस्टिस यादव पर भी होनी चाहिए। तो इसमें हो रही है, इसलिए मुझे शक है ये क्या मामला है। और पैसे का मामला है, पैसे का मतलब बीजेपी का चंदा, बीजेपी की वसूली, वो कौन नहीं जानता है, वो सब दिखाई दे रहा है। बीजेपी के ऑफिस का हेडक्वार्टर, आरएसएस का मुख्यालय वगैरह वगैरह सब अपनी जगह है। तो इसलिए पैसे वाले मामले में कार्रवाई हो रही है और हिंदुत्व वाले मामले में कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसलिए ये रेखांकित करने वाला मामला है कि उन्होंने कहा कि पैसे उनके नहीं है, लिहाजा संभव है कि किसी ने पैसे रखवाए हो और आग लगने पर देखे गए और खबर बन गई। बदले में जज साहब की साख खराब हुई, बदनामी हुई, तबादला हुआ और अब नौकरी पेंशन जाने की नौबत है। बीच में मध्य प्रदेश के एक मंत्री के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाले एक जज के तबादले और रिटायरमेंट के बाद इनाम पाने वाले जजों को बीएमडब्ल्यू देने का प्रस्ताव था, हम लोग जानते हैं। तो जजों को इनाम देना, जजों के खिलाफ कार्रवाई, जजों का तबादला, सब होता रहा है, सब दिखाई दे रहा है। ठीक है कि बीएमडब्ल्यू वाला प्रस्ताव था और वो जब काफी हंगामा हो गया, खबर लीक हो गई या जो कुछ भी था, तो उसको रद्द कर दिया गया। बीएमडब्ल्यू लोगों ने खरीदा नहीं, दिया नहीं गया, लेकिन सरकार दे रही थी या देने की योजना, लेने की योजना तो थी ही, देने की या लेने की जो भी कही है तो थी, वो टल गई है फिलहाल, अभी नहीं दिया जा रहा है। और जैसा होता है अपने यहाँ, जब मामला शांत हो जाएगा तो फिर दे दिया जाएगा। तो इनाम जजों को दिया जा रहा है, जजों को नहीं दिया जा रहा है, जजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, सामान्य नहीं है बिल्कुल, और इस पर देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का कानून का काम है, जो लोग कानून देखते हैं, जिनको ये सब करना है,
अखबारों में लॉ के रिपोर्टर होते हैं, उन लोगों को ये सब करना चाहिए। सब लोगों ने खबर देखी है, उन्हीं लोगों को देखना चाहिए कि अलग अलग खबर कैसे छप रही है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब कोई करता नहीं है, अब ये सब होता नहीं। यहाँ किसी को बदनाम करने और फंसाने के मामले में अमूमन मीडिया ट्रायल होता है, और मीडिया ट्रायल फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के मामले में भी हुआ था। तो जज वर्मा के बारे में क्यों नहीं हो रहा है मीडिया ट्रायल कि इन्होंने इतने पैसे कमाए थे, वही पैसा था तो बदनाम करने के लिए, तो यही सब किया जाता है। बाद में भले वो साबित नहीं होता है, फिर भी इतना तो किया जाता है। जज वर्मा के बारे में ये भी नहीं हुआ है। उनके घर पैसे मिले तो खूब शोर है, बताते ना कि ये वाला मामला था, इसमें इनका फैसला ऐसा था, और हो सकता है उसमें पैसे उन्हें मिले हो, लेकिन ऐसा कोई मामला होता तो अभी तक नहीं पता चलता या नहीं बताया जाता, इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन नहीं बताया गया, इसलिए मुझे लग रहा है कि जब रिया चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा गया मीडिया ट्रायल में, तो यशवंत वर्मा के खिलाफ क्यों कार्रवाई क्यों छोड़ दिया गया, और जब छोड़ दिया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं है, उनका भी मामला जस्टिस यादव की तरह क्यों नहीं छोड़ दिया जा रहा है। इस तरह की बातें हैं। तो जब मैंने क्या बोलते हैं अपना 2G घोटाला, कोयला घोटाला, सब में बदनामी के लिए कोर्ट में तो मामला कोई टिका नहीं। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का मामला भी चर्चा में था। 8 दिसंबर 2024 को एक कार्यक्रम में उनके भाषण को लेकर विवाद था। उनकी टिप्पणियां कुछ समुदायों के खिलाफ थे, आपने कहा ही उसके बारे में। समुदायों के खिलाफ भी मानी गई, कई लोगों ने इन्हें भेदभावपूर्ण और समुदाय विशेष के खिलाफ बताया था। इस संबंध में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था। तब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि हस्ताक्षरों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। 24 जून 2025 को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी थी कि राज्यसभा सचिवालय ने 55 में से 44 सांसदों के हस्ताक्षरों की पुष्टि कर दी थी। कपिल सिब्बल और 9 अन्य सांसदों ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं की थी। असल में वे इस नोटिस पर शीघ्र कार्रवाई को लेकर बेहद मुखर थे और वेरिफिकेशन की जरूरत पर सवाल उठाया था। उन्होंने 13 दिसंबर 2024 को नोटिस दिए जाने के बाद, दिसंबर में नोटिस दिया गया था, मार्च में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इस देरी पर सवाल उठाया था। जाहिर है न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ किसी कार्रवाई की सूचना उसके बाद नहीं है। और बात इतनी ही नहीं है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया अचानक 21 जुलाई 2025 की रात। उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस्तीफे की सूचना आई। आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस ने आरटीआई दायर की, तो जवाब में राष्ट्रपति भवन से कहा गया कि 21 जुलाई को उनसे, मतलब धनखड़ से, राष्ट्रपति की मुलाकात ही नहीं हुई, उसकी कोई जानकारी ही नहीं है राष्ट्रपति भवन में। आरटीआई के अनुसार गृह मंत्रालय ने कहा कि 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की अधिसूचना जारी हुई। इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया या एक्स पर जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसी को मान लिया गया और अधिसूचना जारी हो गई। क्या हुआ पता नहीं। तो ये तो उपराष्ट्रपति के मामले में है। उस उपराष्ट्रपति के मामले में जो शेखर यादव के मामले में अवमानना की नोटिस पर हस्ताक्षर की पुष्टि कर रहे थे और कपिल सिब्बल कह रहे थे कि उसकी जरूरत ही नहीं है, उसमें समय लगाया जा रहा है वगैरह वगैरह, और वो मामला तो खत्म ही हो गया। वो मामला खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ वाला यशवंत वर्मा वाला नहीं खत्म हुआ। उसकी खबर है तब मुझे शेखर यादव वाला मामला याद आया। न्यायमूर्ति उपराष्ट्रपति को दिया था। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण 12 सितंबर 2025 को हुआ। तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया है वो सबको इस लाइट में देखा जाना चाहिए कि इनकी शिकायत ये है यशवंत वर्मा की कि लोकसभा अध्यक्ष ने जो समिति बनाई वो अकेले बना दी, राज्यसभा के सभापति की राय ही नहीं ली। इन्होंने जो जवाब दिया है कि वो था नहीं वगैरह वगैरह जो कुछ भी, लेकिन उसमें तथ्य ये भी है कि बीच में उपराष्ट्रपति का या राज्यसभा के सभापति का इस्तीफा भी हो गया। वो इस्तीफा ही अचानक हुआ और उसपे भी कई तरह के सवाल हैं या कई तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवाल के जवाब में जो कहा गया है वह हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। इस खबर के अनुसार जिस समय राज्यसभा के चेयरमैन ने सदन को प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी, उस समय न तो प्रस्ताव की कोई जांच की गई थी और न ही चेयरमैन द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में कोई फैसला लिया गया था। मैंने वही तो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था कि कपिल सिब्बल कह रहे थे कि उसमें देर क्यों की जा रही है, और देर की गई। अब कहा जा रहा है कि उस समय तो कोई फैसला ही नहीं हुआ था। राज्यसभा चेयरमैन द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था और न ही सदन को जानकारी देते समय या उसके बाद उनके द्वारा प्रवेश का कोई आदेश पारित किया गया। यह बात लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट में जवाब में कही गई है।
इस तरह साफ है कि जजों से संबंधित एक मामले में तो कार्रवाई नहीं हुई, दूसरे में उपराष्ट्रपति तक का इस्तीफा हो गया, लेकिन मामले का कोई पता नहीं है। अब खबर है कि न्यायमूर्ति वर्मा के दावों से सुप्रीम कोर्ट असहमत है। एक खबर ये भी थी कल, जबकि उन्हें फंसाए जाने की आशंका है और न्यायमूर्ति यादव का मामला चूंकि शांत है तो लगता है कि उन्हें बचाए जाना है, उनका मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, वॉशिंग मशीन में धुल गए या वॉशिंग मशीन वाले ही थे, जो कुछ भी हो। तो बहुत दिलचस्प है, 2 जजों का मामला लगभग एक साथ आया और जजों के ऐसा हुआ। और फिर हम देखते हैं कि जजों के फैसले 2 तरह के होते हैं 2 मामले में। तो 2 मामले में एक तो हम लोग मैंने आमतौर पर यही माना जाता है कि मुसलमान के मामले में फैसला लगे, और कल मैंने कहा भी था कि जजों की राय होती है, वो अपनी राय अगर वैसी थी तो उन्होंने कहा। लेकिन जब जजों के मामले में ही फैसला ऐसे हो रहा है और उसमें भी उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन यहाँ पैसे वाला मामला है, तो क्या एमटेक वाला मामला पैसे के लिए जमानत हो गया और वहां पैसा नहीं इसलिए जमानत हुई, और इसलिए ये खबर छपवाई जा रही है कि उसकी फीस कौन दे रहा है। बहुत सारा मामला है, बहुत सारे अनुत्तरित सवाल हैं, लेकिन सरकार या हमारे प्रधानमंत्री जब ट्रंप के आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर या युद्ध विराम पर उसके आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये सब तो छोटे मोटे मामले हैं और इसमें क्या जवाब देंगे, जवाब तो जाहिर है नहीं आना है। लेकिन जो हो रहा है वो साधारण नहीं है, और सबसे दिलचस्प ये है कि उस पर खबर भी नहीं छपती है या कोई फॉलोअप नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। मैंने पहले इस तरह के विषयों पे टीवी पे खूब चर्चा होती थी, अब टीवी पे चर्चा नहीं होती है, और तमाम बातें हैं, मतलब जिसको जो बहुत ही गंभीर है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि माने नरेंद्र मोदी इतना भ्रष्टाचार और स्वच्छ पारदर्शिता सबकी बात करने लगे, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। और एकदम दिखाई दे रहा है कि सब जगह सब कुछ गड़बड़ है, कुछ भी कहीं भी ठीक नहीं है। जो काम हो रहा है वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो गड़बड़ है। मतलब एसआईआर की कहानी तो गजब ही है। एसआईआर का आपने पढ़ा होगा ना कि अमर्त्य सेन के यहाँ ये गया नोटिस गया है, और अमर्त्य सेन का मामला क्या है पता है? अमर्त्य सेन की उम्र है 92 साल, और उनके एप्लीकेशन में मैंने जो चुनाव आयोग कह रहा है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिली है कि उनकी माँ की उम्र जो बताई गई है उसमें अमर्त्य सेन और उनकी माँ की उम्र में 15 साल का ही अंतर है। तो 15 साल का अंतर कम है, तो आप इसको सबूत दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, वगैरह वगैरह। और अमर्त्य सेन यहाँ है नहीं, विदेश गए हुए हैं, उनके घर पे तारीख दे के आया हुआ है कि 16 जनवरी को आपको उपस्थित रहना है और इसका जवाब देना है। मतलब मुद्दा यह है कि अमर्त्य सेन अपना नाम मतदाता सूची में रखने के लिए सब माथापच्ची क्यों करे, या सरकार को यह सब स्पष्टीकरण चाहिए किस लिए? अमर्त्य सेन नागरिक है, उनका वोट है, एक ही वोट रहेगा, उनकी माँ की उम्र कुछ भी हो, माँ अब है नहीं, और माँ की उम्र के बारे में जानना है, 92 साल के नागरिक के बारे में आपको ये सब क्या जान के करना है? वो अगले चुनाव के समय रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये नहीं पता है, फिर भी चुनाव आयोग कर रहा। और इसमें बाकी सब आप चाहे जो करें, सरकारी धन और संसाधन तो लग ही रहा है, वो तो बर्बाद जा रहा है ना, बेकार, जिसकी जरूरत ही नहीं है बेकार किया जा रहा है। मतलब अगर इससे भाजपा को फायदा ना हो, और भाजपा कह रही है कि उसको वो एसआईआर जरूरी है और उसको जो भी नागरिकता परीक्षण और चुनाव आयोग को अधिकार है वगैरह वगैरह वो सब के लिए हो रहा है, तो भी इसमें सरकारी संसाधन बेकार लगाया जा रहा है। और ये किसकी अनुमति से लग रहा है, किसको, किसने इसकी जरूरत बताई, किसने इस खर्चे को पास किया, कोई नहीं जानता है, लेकिन चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग को पावर। तो ऐसे देश चल रहा है, और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कैसे चल रहा है। ऐसे देश कब तक कैसे चलता रहेगा? श्री कुमार जी। सर, अब देश जैसे चले, चलाने वाले बता सकते हैं। हम तो जो खबर आती है उस पर बातचीत करते हैं, बड़े खुले मन से करते हैं। बिल्कुल, प्रयास ये करते हैं जनता समझे। इस समय सरकार अपने बुने हुए जाल में बुरी तरीके से फंसी हुई है, तड़प रही है। बिल्कुल बिल्कुल। 72 घंटे में 3 धमकियां आ गई, और 72 घंटे में 3 दिन होते हैं ट्रंप की। और भारत ये नहीं कह पाया तुम होते कौन हो। मैं आपको बता दूं कि आज भारत अमेरिका से आए हुए सभी पदार्थों का बाइकआउट कर दे, और अमेरिका की जितनी कंपनियां भारत में, उन सबको आज ही कहे कि बोरिया बिस्तर बांधो, घर जाओ। सुबह तक जो 500% वाला टैरिफ है वो 25% पे नाचता हुआ नजर आएगा। पूरे देश की निगाह भारत की तरफ है। इतना बड़ा बाजार पूरे देश विश्व में कहीं नहीं है, और उसके बावजूद हम अपनी कोई स्थिति आर्थिक प्रगति नहीं कर पाए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बड़ा मुहिम चलाई,
लेकिन प्रोडक्ट जब जान तोड़ रहा है, मथुरा का प्रोडक्ट पीतल है, प्रोडक्ट आपने बना दिया, कहां है प्रोडक्ट? क्या है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट? क्या है प्रोडक्ट? विक कहां रहा है? कालीन उद्योग दम तोड़ रहा है, कालीन बना दिया भदोही का। जब जो उद्योग दम तोड़ रहे हैं, मैन कैपेसिटी, सब कुछ, अब कुल मिला के ये है कि ज्यादा कहो तो आदमी कहता सरकार का विरोध करते हो। नहीं, मेरा विरोध करना, स्किल इंडिया में, स्किल डेवलपमेंट में क्या घपला था उस पर कुछ स्पष्टीकरण नहीं है अभी तक। और स्किल ही अगर हुआ होता, कितने लोगों को नौकरी मिलती, कितने लोग काम कर रहे होते। और अमेरिका के खिलाफ ये कुछ कर नहीं सकते ना, बहुत सारे अमेरिका में इंडियन पड़े हुए हैं। तो अमेरिका, माने आपने कुछ किया तो वो भी कर सकता है। और मान लीजिए वो कुछ नहीं करे, खाली इतना ही कर दे कि हम अमेरिकन को इंडिया पैसा भेजने नहीं देंगे, तो इंडिया की आधी इकोनॉमी तो उसे चल रही है। अमेरिका में लोग कमाते हैं, यहाँ खर्चा भेजते हैं, उसी से तो चल रहा है। तो वही बंद कर दे तो यहाँ हालत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने, मैंने क्या कर, मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन्होंने क्या तैयारी की है कि अगर अमेरिका ऐसे तो फ्रेंड कर रहे थे, और फ्रेंड अब धोखा दिया तो अपना दोस्ती चल रही है, ना लड़ाई चल रही है। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, कोई जवाब के लिए कुछ सोचा नहीं। इनको कुछ सोच के रखना चाहिए था कि, और वो तो 6 महीने हो गए ट्रंप को कहते कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो ये क्या लोकल और क्या क्या करने लगे थे, और उससे कुछ होने जाना नहीं है। और फिर चीन चले गए, पता नहीं क्या क्या किया, कुछ सोचा नहीं, क्या किया पता नहीं, क्या तैयारी है कुछ समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल है। चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, देखें बस, मजा आ रहा है। रोज कुछ ना कुछ मिल जा रहा है हम लोग को, रोज कुछ ना कुछ मिल जा रहा है, ये कम नहीं है हम लोग को। तो चलिए सर, इंतजार करेंगे, देखेंगे इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। दर्शकों से कहेंगे हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।